हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला जो एग्ज़ाम है रेलवे का या कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपका पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट 10 मारिए, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आप दे करके देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली बात है, अभाज्य संख्या कहते किसको है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य अर्थात प्राइम नंबर। अभाज्य अर्थात क्या होता है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर अर्थात कि जो एक से कटे और खुद से कटे, यही होता है प्राइम नंबर। खुद से विभाज्य हो, खुद से कट जाए। ठीक है, खुद से कटे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहें कि 7, तो क्या यह एक अभाज्य संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यह 1 से और 7 से कटेगा। जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि अगर हम कहते हैं 13, तो क्या यह विभाज्य संख्या? बिल्कुल है, 1 और 13 से काटता है। अगर हम कह देंगे 9, तो क्या यह 9 क्या अभाज्य संख्या होगा? 9, तो बोलेंगे नहीं, 9 1 से कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से। यहाँ से 2 से अधिक से होगा, मतलब इनको जो विभाजित करने वाले संख्याएं 2 से अधिक होगा। कभी भी जो अभाज्य संख्या होता है 2 से अधिक से जन से नहीं कट सकता है। तो यहाँ 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या बिल्कुल ही नहीं है, गलत बात है। ठीक है। अच्छा, बहुत जनों के मन में कन्फ्यूज़न होगा, डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, तो नहीं, ये गलत है आंसर। 3 वाला आंसर पहले से ही गलत है। 1 वाला आंसर होगा नहीं, क्योंकि 1 में सिर्फ एक ही मल्टीपल है, मतलब एक ही अंक है, 2 अंक चाहिए होगा। जबकि अभाज्य संख्याओं के लिए मिनिमम 2 अंक से कटना चाहिए, पहला 1 से और दूसरा वह संख्या खुद से कटनी चाहिए। अब आते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 9, तो 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो बचेगा 3 नंबर, यही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या 2 एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। जिसको जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं। 2 2 किससे किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। तो 2 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। यह भी एक क्या है? अभाज्य संख्या। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 25 वस्तुओं का भार, औसत भार है, एवरेज भार 50 केजी। यदि इसमें से किसी एक अन्य वस्तु का x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 करके बढ़ जाता है। अच्छा, पहले कितने जन थे? 25 जन थे। कितने जन थे? कितनी वस्तु थी? 25। एक जन और आ गया है। ठीक है, तो 25 की जगह अब कितने हो जाएंगे? 26। कितने हो जाएंगे? 26। और 26 आदमी में 500 ग्राम करके बढ़ेगा, यानी 1/2 kg करके बढ़ेगा। तो कितना टोटल वेट बढ़ जाएगा? 13 kg। ठीक है, 13 kg। 13 kg की वजह से ही सारा मामला बिगड़ रहा था। बात समझ में आ रहा? समझाते हैं आराम से। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 था, ये तो ठीक था, लेकिन एक और आदमी आ गया, एक वस्तु आ गया x। ठीक है ना, इसका भार अगर शामिल कर लिया तो 500 बढ़ गया, मतलब बढ़ा कितना? टोटल 13 kg। पहले था कितना? 50 kg और बढ़ गया है 13, तो मतलब कितना हो गया है? 63। तो ये वाला जो 63 है क्या है? बेसिकली ये 63 kg यही है, नया वस्तु का वजन है। जो x आया है उसी का तो वजन है। बस इस शॉर्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, बिना किसी गुना भागा के। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये नहीं कि पहले 50 से 25 को गुना किए, इतना उतना किए फिर घटाएं, वैसा नहीं करना। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये जो हाल ही का परीक्षा हुआ एनटीपीसी 2021 में CBT 1 का, उसका क्वेश्चन है। कहता है कि दी गई जो तालिका है, तो इसमें सप्ताह के बारे में जिक्र है और उत्पादित साइकिलों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा और पांचवा। कहता है यदि कारखाने द्वारा सभी 5 सप्ताह, तो 5 सप्ताह का जिक्र किया जा रहा है, 5 सप्ताह। ठीक है, उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताहों की संख्या के समान है। तो सबसे अधिक किस में उत्पादित हुआ है? तो 5वें में। तो 5वें में कितना हो रहा था? 1400 करके। कितना करके? 14। और इसकी जो संख्या है सप्ताह के संख्या के बराबर है, यानी 14 पचे कितना हो जाएगा? 70 और 2 जीरो लगा देंगे तो 7000। कितना हो गया? 7000। अब हमसे क्या कहता है, यदि कारखाने द्वारा सभी पाँचों सप्ताहों में उत्पादित साइकिलों की संख्या, तो 5 सप्ताहों में कुल साइकिल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुल साइकिल। कुल साइकिल
कुल साइकिल निकालते हैं, ठीक है। कुल साइकिल कितना हो जाएगा, तो कुल साइकिल हो जाएगा हमारा 800 प्लस 1360 प्लस 1000 प्लस 9 14 23। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, चलिए पूरा लिख देते हैं, 900 प्लस 1400 डायरेक्ट जोड़ के आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कितना होगा, 8 9 देखिए 8 और 13 21, 21 10 31 9 40 40 और 14 कितना हो गया 54 54 60 कितना हो गया 5460। तो कहता है, अब सवाल में कहता है तो उस कारखाने में कितनी अतिरिक्त साइकिलों का उत्पादन किया गया। तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, टोटल कितना था 7000, और इसमें से कितना टोटल का, ये 7000 कहाँ से आया है, कहता है कि सबसे अधिक उत्पादन 5वां में होता तो सप्ताहों की संख्या के समान था। सप्ताह की संख्या कितनी थी 5, तो इसमें से इसको गुना कर देंगे तब आया था। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1540 वाला आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x पे पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6 का मान क्या होगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसका काम करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, सब तरफ x से भागा कर दीजिए। सब तरफ किस से भागा कर दीजिए, x से। क्यों करना है इसका कारण हम बताते हैं। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0। क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। अब एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से आपको क्या मिलेगा, तो x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस 2a भी रहेगा, इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 9 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अब एक काम और कर देंगे, इधर कर देंगे क्यूब। क्या कर देंगे, क्यूब। बस यहीं से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्यूब करने से क्या हो जाएगा, x का पावर 6 प्लस 1 बटा x का पावर 6। या तो बेसिकली डायरेक्ट लगा देते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर देखिएगा यहाँ कंसेप्ट बता देते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर m दिया है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या दिया है, m दिया है, तो हमको क्यूब निकालने को कहे x³ प्लस 1 बाई x³, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। कैसे, तो लिख दीजिएगा m³ माइनस 3m डायरेक्ट। कैसे, देखिए x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है 7, तो क्या कर देंगे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा 343, और इसमें माइनस कर देंगे 3m। 3 इंटू 7, 7 मतलब m का वैल्यू कितना है 7, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21। तो 343 में 21 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 322। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 322, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कितने समय में, समय मांगा है, ठीक है ना, एक धनराशि 25% साधारण ब्याज से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। अगर स्वयं का 7/6 यानी प्रिंसिपल 6 लेते हैं तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, टोटल 7। तो उस हिसाब से आपको SI देखने को मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6 में 7 हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल रहा है। R दिया कितना 25%, कितना दिया 25%। बस, तो सिंपल से हमको क्या निकालना, समय निकालना। क्या निकालना, टाइम। तो बस कुछ नहीं करेंगे, 100 गुना ब्याज। 100 गुना ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है 1 बटा प्रिंसिपल कितना है 6 इंटू टाइम कितना है 25। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, P गुना R गुना T बटा 100। यहाँ से कुछ भी आप निकाल सकते हैं, चारों चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, चारों चीज़ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपका T पूछा था तो 100 गुना ब्याज हो जाएगा बटा P इंटू R हो जाएगा, वही कहानी कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो 25 चौके 100, 4/6 आया, 4 बटा कितना आया 6, तो 4/6 आया। और महीना में पूछा तो महीना में लाने के लिए 12 से क्या कर देंगे गुना, तो 6 दूनी 12 यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माह। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8 महीना। बात समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड तथा विरुद्ध दिशा में आती हुई समान लंबाई की रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक क्या है, एक रेलगाड़ी है,
एक क्या है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है। ये रेलगाड़ी जो है एक खंबे को पार करी। खंबे को पार करना मतलब कुछ भी पार नहीं करना, खंबे, ये खंबा है, ठीक है, खंबा को पार कर रही है, इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो इसको क्रॉस करना मतलब कुछ भी नहीं, खुद को पार करेगी। तो कितना है, 150 मीटर है, कितना है, 150 मीटर है। और इसको पार करने में 15 सेकेंड लगा रही है, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18/5 कर देंगे। कितना कर देंगे, 18/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा हमारा, 36 किलोमीटर पर आवर। इतना दूर का बात समझ में आ गया, ठीक है। बड़का बनाने के लिए बड़का ऊपर, छोटका नीचे, 18/5। आगे करता है, कहता है कि विरुद्ध दिशा में आती हुई समान लंबाई की, तो समान लंबाई यानी 150 रेलगाड़ी का लंबाई था, तो और 150 का और एक वो गाड़ी आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। तो 300 दूरी जाना है, कितना दूरी जाना है, 300। 300 दूरी को तय करने में देखिएगा कैसे बनाएंगे। विरुद्ध में आ रहा है तो एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो जब रिलेटिव स्पीड इसका निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ऑपोजिट में। तो रिलेटिव स्पीड लिखते हैं। तो एक का है 36, तो दूसरा का मान लेंगे, नहीं पता है तो दूसरा रेलगाड़ी का गति क्या मान लेते हैं, x इंटू ये बड़का में इसको छोटका बनाते हैं, 5/18 इंटू कितना समय तक चला है, 12। क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। बस यहाँ से लगाकर आप निकाल लीजिए, ठीक है। आइए, कट जाता है, जो काट देंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10 का ये 0 से कट जाएगा, और 30 से इधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बराबर 36 प्लस x। तो x का जगह कितना रख सकते हैं, 54। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है √5 + √7 एक डैश है। तो करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। √5 है और प्लस √7, गलती नहीं करिएगा, सबका स्क्वायर काट करके 5, 7, 12 करके परिमेय संख्या नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसको करते हैं a² + b² + 2ab। कर सकते हैं, बोलिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका फार्मूला यही होता है, +2ab, 2 a में 5 और b में कितना है, 7। तो कितना हो जाएगा, √5 का निकलेगा 5 और 7 का रूट निकल जाएगा 7, और इसका नहीं निकल पाएगा, तो 2√35 हो जाएगा। तो 5, 7, 12 + 2√35। तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो रूट के अंडर रहता है तो वो कैसी कैसी संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 सहभागी m और n कार खरीदता है। m 3/7 हिस्सा देता है। अगर कुल हिस्सा, अगर हम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुल हिस्सा अगर 7 ले लेते हैं, कुल हिस्सा कितना ले लेते हैं, अगर 7, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। कुल हिस्सा अगर ले लेते हैं 7, तो m लिखा रखा है, m कितना दिया है, 3, तो m 3 दिया है, तो n का कितना हो जाएगा, तो n 7 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 4। कहता है m ने n की तुलना में इतना कम दिया, यानी कि 4 से 3 का अंतर देखेंगे तो कितना क्या आ रहा है, 1, और 1 के बराबर ही अंतर आ जा रहा है 31,540 के। तो हमसे कहता है कार की लागत क्या करेगी, तो कार की लागत, कार का CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कुछ नहीं करना है, 31,540 इसमें कितना से गुना कर देना है, 7 से। तो 0, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 35, 35, 35 और 3 कितना हो गया, 38, हाथ में 3, 7 कम 7, 3 10, 7 21 और 1 22, ठीक है। कहीं गलती हो गया, 0, 4 7 28, 7 5 35 और 2 37, यहाँ कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा, 220780 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 4, 9, 14 से पूर्णतः विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो कुछ भी नहीं करिएगा, बिना सॉल्व करे बना सकते हैं। देखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या यानी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो 504 किसी का स्क्वायर नहीं, 252 किसी का नहीं, ये किसी का नहीं, 1764 एकमात्र स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बोलिएगा नहीं, हमको नहीं समझ में आया, बता दीजिए। तो करते हैं, अगर 4 और 9 और 14 इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या वाली कटने वाली वही संख्या होगी जो इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 252, कितना आ जाएगा, 252, सही है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते 14, 9 कितना था, गलती हो रहा है क्या,
रुकिए देखते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 9, 2 सत्ते 14, तो कितना हो रहा है? 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 गुना 9 हो रहा है, 28 गुना 9, ठीक था। 252 कितना आ रहा था इन लोगों का एलसीएम? 252। तो 252 वो पहली संख्या हो रही थी जो इससे कट रहा था, ठीक है, 252। तो 252 से कट रहा था, तो 252 आंसर नहीं मार देना गलती से, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। 252 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अब जो अगला आएगा इसका मल्टीपल आएगा, यानी कि 504 वाला आएगा, तो ये भी स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से अगर चेक करेंगे तो हमको जा करके 252 का मल्टीपल 7 कितना गुना में मिलेगा? 7 वाला में, तो यही होगा कंप्लीट स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1764। समझ में आ गया? आंसर से भी टिक कर लिए आराम से। आगे कहता है फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक चाहिए, ठीक है, और उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। आप एग्ज़ाम में मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है, मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम है, तो 60 नंबर मिला है आपको और 60 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए आपको कितना चाहिए था? 120। पासिंग मार्क्स कितना था? 120, ठीक है। ये क्या था? पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स था ये, पास होने के लिए नंबर चाहिए था। बात समझ में आ गया मेरा? ठीक। और क्वेश्चन में दे रखा 60% चाहिए, तो 60% का बराबर अगर 120 करते हैं तो 60 दूनी कितना हो जाता है? 120। तो 1% का वैल्यू 2 है, 1% का वैल्यू कितना है? 2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। तो एग्ज़ाम टोटल कितने नंबर का था? 200, और पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए था? 120। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि कुल छात्र और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात क्या होगा? देखिए थोड़ा सा हम आपको बुद्धि का प्रयोग करवाते हैं, है ना। कहता है कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का, तो कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक, देखिए शिक्षक ये है, तो कॉलेज का और विश्वविद्यालय का शिक्षक, ये शिक्षक था, ये क्या था? शिक्षक का। आप एक बात बताइए, जो भी लास्ट वाला आएगा आंसर तो कम ही आएगा, रेशियो में बात करते हैं, तो ये सी वाला कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला 5/11 कभी ज़्यादा पीछे तो होगा नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा। बचता है ये और बचता है ये, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। और लड़कों की संख्या देखिए, छात्रों की संख्या बात कर रहे हैं, छात्रों की, तो छात्र बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। बोलेगा कैसे पता कर लिए, हमको भी बताइए। तो चलिए शिक्षक का दिखा देते कितना आता है। शिक्षक 15 और 20 कितना हो जाता है? टोटल 3500। कुल छात्र दिखाते हैं, कुल क्या दिखाते हैं? कुल छात्र, कुल छात्र कितना दिखा देते हैं आपको। तो कुल छात्र है 9, 3, 12, 15 कितना हो गया? 12, 12, 12 और 40 हो गया आपका, 15 और 25 40, अब 12 52, 52 11 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 79। कितना हो रहा है? 79। गलत हो रहा है, 79 और 6 85 90 कितना हो जा रहा है? 85 90। गलती हो गया, लग तो रहा है, गलती हो गया। देखिए थोड़ा सा अच्छा से करते हैं। 3 9 कितना हो गया? 12 15 कितना हो गया? 27 और 2 29 500, 29 और 11 40 500, 40 500, 40 और 16 कितना हो गया आपका? 56 500। कितना हो गया? 56 500, 56 500। अब देखिए यहाँ से काट दे सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल काट सकते हैं। 00 00 कट जाएगा रेशियो में, 5 से 7 बार में कटेगा, 5 कम 5, 13 5 65, तो 7:113। तो क्या कह रहा था? तो पहले किसका कह रहा था? कुल छात्र का होना चाहिए था, तो कुल छात्र का होना चाहिए था, तो कितना हो जाएगा? 113:7। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाए बिना भी, सवाल बनाए बिना भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ये भी ख्याल रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका समय बहुत बच सकता है। तो ये सब तरीका हम आपको सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है दो संख्या 15:11 में यदि इनका मौसा 13। अच्छा एक बात बताइए, देखिए एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या का अनुपात 11, तो देखिए अनुपात से हमको कोई मतलब नहीं है। हम मान लेते हैं यहाँ पहली संख्या, अगर इन दोनों में ये है, कितना है? मान लेते हैं पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या 11 है, तभी तो दोनों में से मौसा निकल पाएगा। तो यहाँ से मौसा कितना निकलेगा? तो बोलिएगा मौसा तो तभी निकल पाएगा जब दोनों में कुछ कॉमन है। तो हम मान लिए वेरिएबल एक ए, तो यहाँ से 15 ए और 11 है, तो दोनों का मौसा कितना हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। और यही मौसा किसके बराबर है? 13 के बराबर। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर 15 रहता और 11 रहता, अनुपात कुछ भी हो सकता था, 30 22 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था मल्टीपल में। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो दोनों में मौसा क्या निकलेगा? तो 15 11 में तो कुछ कॉमन जाएगा नहीं, तो ए मिलेगा, तो मौसा ए आ जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 13।
तो ए बराबर 13 हो जाएगा, तो कहता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है? 15 है, तो 15 ए कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 गुना 13 यानी कि 195। 195 ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कोस थीटा प्लस सेक थीटा, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है। कहता है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसके बराबर 2। अच्छा, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, तो ये 2 पॉसिबल कब है कि अगर यहाँ पर भी 1 रखा जाए और यहाँ पर भी 1 रखा जाए, तभी इसका पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 हो पाएगा। यहाँ फिर से वही कहता है कॉस 117 थीटा सेक 117 थीटा। अरे तो भैया 1 का कितनों कर लीजिए, 117 कर लीजिए, पावर में करोड़ों कर दीजिए, तो आना तो वही है। बात मेरा समझ पा रहे कि नहीं? तो 1 का पावर कुछ भी कर दी, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक विद्युत पंप 1 घंटे एक टैंक को 3 घंटे में भरता है। टैंक में छेद होने के कारण 3.5 घंटा समय अधिक लगता है। टैंक के जरिए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? इसका शॉर्ट अप्रोच आपको बता देते हैं, बहुत बार बेसिक से बताए हैं। आप चाहिए इसको ऐसे कर दीजिए, a × b बटा a - b, छेद वाला, टंकी का छेद वाला सवाल में लगा दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3.5, ठीक है। और अंतर इन लोगों का कितना हो जा रहा है? तो a - b का 3.5 यानी 3.1/2 घंटा यानी 3.5 घंटा। तो अंतर कितना हो जाएगा दोनों में? तो 3 में से 3.5 का माइनस करेंगे, 0.5 का अंतर हो जाएगा। तो दोनों तरफ से पॉइंट उड़ा देंगे, दोनों तरफ से पॉइंट क्या करेंगे? उड़ा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 सतह कितना हो जाएगा? 35। तो 3 सतह कितना हो जाएगा? 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से आप कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। एक अर्धगोला, देखिए ये जो है ये एक क्या है? अर्धगोला है, ठीक है। कहता है इसकी आर दी गई है, आर, इसका आर दिया गया है, कितना दिया गया है? 14। तो कहता है इसके वाह्य पृष्ठ को 45 प्रति वर्ग की दर से रंगाई करने में खर्चा कितना लगेगा? देखिए सिंपल सा एक बात बताते हैं, बाह्य रूप से पूरा करना है, बाह्य रूप से पूरा रंगना है, इसका मतलब इसका परिधि से बात है। तो सबसे पहले इसका परिधि निकालते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr। इसका क्या निकालना है हमको? परिधि। तो परिधि निकालेंगे, तो परिधि 2πr हो गया। तो 2πr यहाँ रखते हैं 2, पाई का जगह हम कितना रख देंगे? 22/7, कह भी दिया गया, ले लीजिए। और आर का जगह हम कितना रख देंगे? 14। आ रहा कहानी समझ में? तो यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो आपका यहाँ से काट देने से कितना हो जाएगा आपका? 7 का 7, 7 दूनी 14, तो 22 2 दूनी 4, 88 हो गया। कितना हो गया? 88। और कह रहा 45 रुपये का दर से, कितना रुपये का दर से? 45। और थोड़ा सा हम अगर ख्याल रखेंगे तो ये अर्धगोला के बारे में था, पूरा गोला नहीं था, अर्धगोला के बारे में था। तो अर्धगोला का जो आपका वक्र पृष्ठ होता है, तो इसका डायरेक्ट अगर वक्र पृष्ठ निकाल देंगे तो इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा 2πr²। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2πr²। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो चलिए वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो एक और 14 लेना पड़ेगा, एक और क्या लेना पड़ेगा? 14 लेना पड़ेगा। तो एक और 14 लेते हैं, ठीक है। एक और क्या लेते हैं? 14 लेते हैं। चलिए 14, तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 गुना 22 करते हैं। कितना करते हैं? 56 गुना 22, कितना हो जा रहा है? 56 गुना 22। इसको इरेज करते हैं। 56 गुना 22 करना है। कितना करना है हमको? 56 गुना 22। तो लिखते हैं यहाँ पर 56 गुना 22। और कितना रुपये का दर से खर्चा करना है? 45 रुपये से। चलिए करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले 22 से 45 को गुना करें, 22 बचे कितना हो जाएगा? 110, 22 चौके 88 और 1 99, 99। और इसको 56 से गुना करना है। देखिए सिंपल सा बात बताते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए ये जो आपका अर्धगोला था, ये इसका जो टोटल आ रहा था आपका एरिया, ये आ रहा था मान लीजिए 50। कितना आ रहा था? एग्जाम्पल के तौर पे। और 1 वर्ग सेंटीमीटर को आप रंगने में आपको 10 रुपया खर्चा लगता है। तो 1 रंगने में 10 लगता है, तो 50 रंगने में कितना? 50 गुना 10 यानी 500 लगेगा। तो वही काम तो करना है कि पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठ, वही जो दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो टोटल कितना आता है? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना भी आ रहा था
तो आ रहा था मेरा 56 गुना 22, और उसके बाद कितना रुपये 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्चा 45, तो 45 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो अब इसको गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 554400। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता, देखिए इस क्वेश्चन में जादू दिखाते हैं। कहता है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल का क्रमशः 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? माना पहली संख्या मान लेते ए और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी। तो इनका देखिए व्युत्क्रम, तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a और 1/ क्या हो जाएगा b। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और इनका योगफल बोला था तो क्या कर देंगे योगफल। तो इसका लीजिएगा लसा तो कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा, और ए से ए कट जाएगा तो बी बचेगा। तो इसको बेसिकली अगर सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा a+b ही आ जाएगा, सीधा करके लिख देंगे। तो हमसे क्या कहता है व्युत्क्रम का योगफल, तो व्युत्क्रम का योगफल तो यही आ गया a+b/ab। तो दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 11, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है 18। यही हो जाएगा आंसर। बोलेगा इतना इजी सवाल, बिल्कुल इतना इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 18/11 वेट कर रहा है, गलती से उसको टिक नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जगह में कितना लिखेंगे, √225 का कितना लिखते हैं 225 के जगह में 15, तो इसका 15 लेंगे। फिर 274 है, और इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289, और ये इसके बदले में कितना लिखते हैं 17। फिर 32 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, और ये किसका हो जाएगा 7 का हो जाएगा। फिर 93 में 7 जोड़ देंगे किसका हो जाएगा, बोलिए कहानी समझ में आ गया? पूरा बेसिक बता दिए पीछे से ही। तो ये किसका हो जाता है 10 का। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 4। तो ये सब हल्का हल्का पेपर ही है, आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। आगे बढ़ते, कहता है समान राशि पर 2 वर्षों में, राशि कांस्टेंट है, जो प्रिंसिपल है आपका क्या रखा गया है कांस्टेंट। 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 44 है। यदि ब्याज की दर 4% है तो निवेशित राशि बताए। सिंपल सा एक अप्रोच लगाइए। 2 साल का जब भी अंतर दिया रहेगा तो P/R/100 का होल स्क्वायर बराबर CI - SI। हम बेसिकली आपको पूरा बहुत सारा ऐसा नहीं है कि फार्मूला रटाते हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको बनाते हैं। इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों माथापच्ची करेंगे। लिखते हैं P/R/, जब हल्का सा हो ही जाएगा, छोटा सा तो बात है। 3 साल का भी फार्मूला इसी से रिलेटेड रहता है, इसीलिए 2 साल वाला सिखा दिए, और 3 साल में एक लाइन और जोड़ देना होता है। तो R का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, R मतलब कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, और नीचे के 0 हो जाएगा 4 0। CI - SI बराबर कितना है 44 दे रखा है। 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, 25 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 275। तो 275 00। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीकू एक दूध की दुकान चलाते हैं। यहाँ व्यय का विवरण दिया गया। वह आय का 80% खरीद पर, 20% के दुकान किराए और बिजली पर देते हैं। वह प्रति माह इतना रुपये किराए और बिजली पर देते हैं। 20% किराए और बिजली पर देते हैं, और यही बराबर दे रखा है 13,000। तो यहाँ से काटते हैं 65 बार में, कितना बार में, और परसेंट से के को 0 परसेंट से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20% का वैल्यू कितना, इतना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा बात? तो 13 × 5 = 65, 1 2 3 और 2 0 और बैठा देंगे। सही है, कितना हो जाएगा? ठीक है, 20% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आ गया कितना आपका 100% का वैल्यू। हमसे क्या पूछता है, कहता है 80% का वैल्यू बताए। क्यों? क्योंकि कहता है खरीद पर उसका व्यय कितना है। तो बस 100% का वैल्यू आ रखा है, तो अब इसका निकालना है कितना 80%। 80% मतलब अब क्या बोले, बटा 100 से 2 0 पहले भी हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिखा चुके हैं। तो 20 चौके 80 और 20 × 5 = 100, 5 से काट देंगे 13 बार में, कितना बार में 13, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, तो 52,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल कहता है x के किस मान के लिए 8 11 6 14 10 23 19 x का माध्य 12.25 होगा। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो 12.25 करके कितनी संख्या है 8। पहले टोटल वैल्यू निकालते हैं। 25 × 8 = 200, यहाँ से 2 हो जाएगा, 12 × 8 = 96 और 2 98, 98 आ जाएगा टोटल। और इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 11 6 14 10
23, 19 और x, इन सब को जोड़िए। तो जोड़िए 8, 11, 29, 6, 35, 14, 39, 10, 49, 49, 3, 52, 20, 72, 72, 9, 81, 10, 91, 91 प्लस एक्स, यही बराबर है किसके, 98 के। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो x के जगह पर माध्य में कितना रखना पड़ेगा, 7। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत ही कम समय में, आधा घंटा के अंदर, 30 से 35 मिनट के अंदर हमारा 20 क्वेश्चन का तो कंसेप्ट है क्लियर हो जाता है। उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ने के लिए। कीमती समय बचाना चाहते हैं तो जो प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर में आया है उसी को सॉल्व करिए। आने वाला एग्ज़ाम आपका जो है इसी पर आधारित घूमता रहेगा, ठीक है। नीचे टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप जुड़ जाइए तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।